हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चित्रकला विषय के अंतर्गत कक्षा 11 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 प्राग ऐतिहासिक चित्रकला उसके बारे में समझेंगे। नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जा चुके हैं। उस पाठ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने और नोट्स को याद करें तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। प्रागैतिहासिक शब्द, सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना पड़ेगा। प्रागैतिहासिक होता क्या है? प्राचीन जो समय गुजर चुका है उसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। फिर ये प्रागैतिहासिक क्या है? दरअसल जो समय गुजर चुका है वो इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला वो कालखंड है जो गुजर चुका है लेकिन उसके लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। लिखित साक्ष्य चाहे वो किसी भी रूप में हो, पत्थर की शिलापट्ट हो सकती है, कोई शिलालेख, कोई पांडुलिपि, हस्तलिखित पांडुलिपि हो सकती है, कोई प्रिंटेड बुक हो सकती है। कहीं से भी हमें उस गुजरे हुए समय का अगर हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है तो वो समय इतिहास कहलाता है। और उस कालखंड की जो भी चीजें वो ऐतिहासिक, उन चीजों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक अब समय तो अनंत काल से चला आ रहा है, तो जहां तक कि हमें भाषाई रूप से लिखित दस्तावेज प्राप्त है वो हो गया इतिहास। और उसके पहले का जो समय था, जिस समय के हमें साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन लिखित रूप से कोई दस्तावेज नहीं मिलता, ऐसा कोई भाषाई लेख हमें नहीं मिलता जिसे हम पढ़ करके उस समय का समस्त जो ज्ञान है, उस समय की जो समस्त जानकारी है उसे प्रमाणिक रूप से सिद्ध कर सकते। ये वो समय है जिसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। उन साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ उस समय ऐसी सभ्यता रही होगी, उस समय ऐसा कुछ रहा होगा। जैसे प्रागैतिहासिक शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो हम उस काल में चले जाते हैं जब मानव ने सभ्यताओं का विकास भी नहीं किया था। तो उस दौर में मानव लकड़ी पत्थर के हथियार, हड्डियों के औजार, यही सब काम में लेता था। तो उन साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान को लगा सकते हैं कि हाँ मानव ने इस हथियार का प्रयोग इस कार्य के लिए किया होगा, लेकिन हमारे पास क्योंकि लिखित में कुछ भी नहीं है तो हम अनुमान के आधार पर ही उस कालखंड को समझते हैं। तो ये जो समय है इसे प्रागैतिहास कहा जाता है। इतिहास से पहले का समय। इतिहास तो हो गया जहां से हमें लिखित दस्तावेज प्राप्त है जिनको हम पढ़ सकते हैं। उससे पहले का समय हो गया प्रागैतिहास, जिसका कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है लेकिन साक्ष्य मौजूद है। इन दोनों के बीच में एक और समय का विभाजन किया गया है जिसे आद्य इतिहास कहा जाता है। आद्य इतिहास वो समय है जहां की हमें लिखित दस्तावेज तो मिलेंगे लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से जो लिखित दस्तावेज प्राप्त हुए उन्हें आज दिन तक उस भाषा को हम पढ़ नहीं पाए, तो वो आद्य इतिहास है। तो क्लियर है, इतिहास जिसे हम पढ़ सकते हैं, आद्य इतिहास जो लिखित रूप में मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, प्रागैतिहास जहां का हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं। तो प्रागैतिहासिक शब्द से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो गया वह कालखंड जहां के हमें किसी प्रकार के कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। प्राचीन समय में गुजरा हुआ वह कालखंड जिसके हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, वो प्रागैतिहास। अब प्रागैतिहास को जहां से सभ्यताएं प्रारंभ होती है, हम जानते हैं प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्री सभ्यताएं थी, उस समय को हम सभ्यताओं का युग मान लेते हैं। उससे पहले का जो भी समय है उसे हमने प्रागैतिहास मान करके उसका अध्ययन किया। तो प्रागैतिहास को अनंत काल तक हो गए, कहां से अध्ययन शुरू करें? तो इसके लिए भी फिर डिसाइड किया कि 50,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से हम हमारा अध्ययन शुरू करते हैं। तो 50,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से हमारा प्रागैतिहास चालू होता है। उससे पहले का समय भी प्रागैतिहास है लेकिन हम 50,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से प्रारंभ करते हैं। 5,000 वर्ष ईस्वी पूर्व सभ्यताओं का समय आ चुका था, धातु युग आ चुका था।
तो ये बीच का जो कालखंड है 50,000 ईस्वी पूर्व से लगाकर 5,000 ईस्वी पूर्व तक, ये जो समय है इसी को हम प्रागैतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर इस कालखंड को पुनः 3 भागों में बांटा गया। जो बहुत पुराना था उसे पूरा पाषाण काल नाम दे दिया गया। पाषाण काल क्यों? क्योंकि इस समय मानव ने धातुओं की खोज नहीं की थी। मुख्य रूप से पत्थर ही उसके औजार थे, पत्थर ही उसके हथियार थे। तो इस समस्त कालखंड को पाषाण काल नाम दे दिया गया है। जो ये प्रागैतिहासिक कालखंड था इसे पाषाण काल नाम दे दिया गया है और इसे पूरा 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी नहीं सीखा था। वो शुद्ध रूप से प्रकृति से प्राप्त हड्डियां, पत्थर, इन्हीं को हथियार के रूप में काम में लेता था, इन्हीं को औजार के रूप में काम में लेता था। एक तरह से कहा जाए तो मानव शुद्ध रूप से पशुवत जीवन जी रहा था। उसने सामूहिक रूप से रहना भी नहीं सीखा था। ये कार्य उसने नवपाषाण काल में किया जब वो संगठित होकर के समूह के रूप में रहने लगा, कृषि सीखे, पशुपालन सीखे। मध्य पाषाण काल में उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। कुम्हार की चाक का आविष्कार इसी दौर में हुआ। तो इससे पहले का जो समय है वो पूरा पाषाण काल कहलाता है। तो पूरा पाषाण काल एक लंबा समय, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के समय मानव का विकास तेज गति से हुआ, लेकिन पूरा पाषाण काल में उसको पत्थर की चाक तक पहुंचने में भी हजारों साल लगे। ये जो पूरा पाषाण काल एक लंबा काल है। इसका काल निर्धारण वैसे तो 35,000 से 20,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक माना गया है। मध्य पाषाण काल को 20,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है और नवपाषाण काल को 10,000 से 5,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक माना गया है। लेकिन पूरा पाषाण काल उससे पहले भी पूरा पाषाण काल ही था। अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको 35,000 से 20,000 ईस्वी पूर्व तक का समय मान करके लिया है। तो इस पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक मानव ने जब चित्रकला की शुरुआत की तो पूरा पाषाण काल के उत्तर पाषाण काल में ये शुरुआत हुई। ऐसा अब तक की शोध से जो नतीजे निकले उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रागैतिहासिक मानव की जो चित्रकला की शुरुआत हुई वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत उत्तर पाषाण काल में हुई। उसके बाद वो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में भी चलती रही। उत्तरोत्तर उसका विकास होता रहा। लेकिन अगर एक प्रश्न आता है कि मानव ने, प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रकला की शुरुआत कब की, उसका आंसर होगा उत्तर पूरा पाषाण काल। क्लियर? अब चित्रकला की बात आती है तो कितने सालों पहले, हजारों सालों पहले जो चित्र बनाए गए उनको खोजा किसने, वो सुरक्षित कैसे रहे, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। दरअसल प्रागैतिहासिक मानव ने अपनी जो भी चित्रकला की वो गुफाओं में की। उसके पीछे उसके क्या उद्देश्य थे ये पूरी तरह से तो पूर्ण आश्वस्तता के साथ तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि लिखित दस्तावेज नहीं। लेकिन अनुमान यह है कि प्रागैतिहासिक मानव ने जो चित्र बनाए उनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाले गए कि ये चित्र वो किसी यातुक भावना से प्रेरित होकर, किसी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के क्या करता। उसका विश्वास था कि जो चित्र है वो उसके वास्तविक जीवन से सीधा सीधा संबंध रखते हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव के जो चित्र गुफाओं में मिले हैं वो ज्यादातर उसके शिकार से संबंधित चित्र है, क्योंकि उसका जीवन शिकारी था। उसकी शायद ऐसी मान्यता रही होगी मैं शिकार पर विजय का चित्र बनाकर जाऊंगा तो मैं शिकार करने जाऊंगा तो मेरी विजय निश्चित हो जाएगी। इस तरह की यातुक भावनाएं उस समय, ऐसा भी अनुमान है कि कुछ प्रागैतिहासिक मानव ऐसे रहे होंगे जो उस समूह का नेतृत्व करते होंगे, ओझा जिन्हें करते हैं वो उनको बताते होंगे कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो इसी प्रकार के चित्र ज्यादातर प्रागैतिहासिक स्थलों पर मिले। उस समय प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर नहीं होगी, चारों तरफ जंगल होंगे, पहाड़ होंगे, नदियां होंगी। लेकिन प्रागैतिहासिक मानव ने इनको अपना विषय नहीं बनाया, अपने चित्रों का विषय नहीं बनाया।
इसके पीछे संभवतः कारण यह रहा होगा क्योंकि ये उसे प्राकृतिक शक्तियां लगती है। आसमान में बिजली भी कड़कती होगी, नदियों में बाढ़ भी आती होगी, भूकंप भी आते होंगे, तो इससे वो डरता था। इनको उसने चित्रित रूप से करने से वो बचा। उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैं इन्हें चित्रित करूंगा तो ये कहीं मेरे से नाराज नहीं हो जाए, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाए। तो उसने इतने सुंदर दृश्यों को चित्रित करने से परहेज किया। उसने केवल जानवर और अपना संघर्ष अपने चित्रों में उकेरा। धीरे 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 जब प्रागैतिहासिक मानव का मस्तिष्क विकसित हुआ, आग से उसका परिचय हो गया, पहिए से परिचय हो गया, उस दौर में फिर चित्रकला परिष्कृत रूप में सामने आती। उस समय उसके सामूहिक आयोजनों के चित्र भी मिलते हैं, दैनिक दिनचर्या के चित्र भी मिलते हैं, प्रकृति के चित्र भी नजर आने लगते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो पहली शुरुआत चित्रकला की हुई वो किसी मनोरंजन के दृष्टिकोण से न होकर के एक निजी आवश्यकता के रूप में उसका पदार्पण हुआ मानव के जीवन में, ऐसी मान्यता है। प्रागैतिहासिक स्थलों की सबसे पहले खोज कहाँ हुई? भारत के संदर्भ में हम देखें तो सबसे पहले भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज की काकबर्न और कार्लाइल 1867-68 के वर्ष में उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज इन दो महानुभावों द्वारा की गई। उसके बाद में कई राज्यों में नए नए प्रागैतिहासिक स्थल खोजे गए। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे अच्छे प्रागैतिहासिक स्थल मिलते हैं। उसके अलावा बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में भी कई स्थलों पर प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा बारीछौना मार्ग पर अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर एक स्थान है लकुड़िया। वहां बहुत सुंदर प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। लकुड़िया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं। उस स्थल पर बहुत सारी गुफाएं मिली हैं जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र हैं। प्रागैतिहासिक चित्र मुख्य रूप से लकुड़िया में जो प्राप्त हुए हैं उनमें पशु चित्र है, मानव चित्र है और ज्यामितीय चित्र है। एक स्थान पर नृत्यरत एक नर्तक का चित्र भी प्राप्त हुआ है जो बहुत सुंदर है। कश्मीर में कुछ शिलापट्ट प्राप्त हुए हैं जिन पर प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुपगल्लू, पिकलीहाल और टेक्लाकोटा ये 3 प्रागैतिहासिक स्थल मिले हैं जहां पर सफेद रंग से चित्रित, लाल रंग से चित्रित और सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रित ये 3 प्रकार के चित्र वहां पर मिले हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 3 प्रागैतिहासिक स्थल हैं, कुपगल्लू, पिकलीहाल और टेक्लाकोटा। ये नाम आप याद रखें, प्रश्न लिंग में से बन जाते हैं। लकुड़िया शब्द का क्या अर्थ है? 1 लाख गुफाएं। लकुड़ियार में किस प्रकार के चित्र मिले हैं? 3 प्रकार के, मानव चित्र, पशु चित्र, ज्यामितीय चित्र। आंध्र प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थलों के नाम लिखिए। कुपगल्लू, पिकलीहाल, टेक्लाकोटा। वहां किस प्रकार के चित्र मिले हैं? वहां भी 3 प्रकार के चित्र मिले हैं। लाल रंग के चित्र मिले हैं, सफेद रंग के चित्र मिले हैं और सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रित चित्र वहां प्राप्त हुए। इसके बाद में मध्य प्रदेश में एक स्थान है भीमबेटका। इस स्थल की खोज की थी प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकणकर। शॉर्ट में कह देते हैं VS वाकणकर। पद्मश्री रहे हैं, बहुत शोध की है। सरस्वती नदी जो विलुप्त है उसके मार्ग की खोज जिन्होंने ही की है उस पर इनकी PhD है इसी से। मध्य प्रदेश में विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट में संस्कार भारती के सक्रिय सदस्य रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इनको पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया था। तो उनके द्वारा भीमबेटका नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की है। भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में प्रागैतिहासिक गुफाएं प्राप्त हुई। लगभग 700-800 गुफाएं वहां पर है
जिनमें से 500 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए। भीमबेटका के चित्र एक लंबे कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां पर चित्रों की कई परतें पाई गई है, अलग अलग तरीके के चित्र हैं। पहले एकल चित्र थे, फिर बाद में सामूहिक चित्र वहां मिले हैं, एक के ऊपर एक परतें पाई गई है। कई कई स्थानों पर चित्रों की 20-20 परतें पाई गई है। तो भीमबेटका एक ऐसा स्थल था जहां पर प्रागैतिहासिक मानव एक बहुत लंबे समय तक चित्रकारी करता रहा। ऐसा भी देखने में आया है कि कई स्थलों पर ही बार बार उसने चित्रकारी की। इसके पीछे भी उसकी यातुक भावना और यातुक उद्देश्य का ही परिणाम माना जाता है। ऐसा रहा होगा कि किसी स्थान को उसने धार्मिक रूप से या कहें किसी ओझा के द्वारा ऐसा समझाया गया होगा कि ये स्थान बड़ा पवित्र है और यहाँ पर चित्रकारी करने से ये परिणाम प्राप्त होंगे। तो बार बार उसी स्थल पर प्रागैतिहासिक मानव ने अपने चित्र बनाए। तो कहने का तात्पर्य प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकला का उद्देश्य अगर प्रश्न में आता है तो एकमात्र उद्देश्य उसकी नितांत निजी आवश्यकता, उसके जीवन से जुड़े हुए लाभ हानि के प्रकरण इस चित्रकला के कारण रहे। इन चित्रों को बनाने के पीछे का उद्देश्य रहा है। आज के दौर में कला मनोरंजन का साधन है, लेकिन प्रागैतिहासिक मानव के लिए ये एक आवश्यकता है। इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो चीजें मैंने बताई वो आपके नोट्स में भी उपलब्ध है, उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और जो चीजें मैंने विशेष रूप से दोबारा समझाई उनको आप याद करें। धन्यवाद।